नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 15 अप्रैल 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें। क्या हिंदी या अंग्रेजी लिंक भाषा के रूप में फायदेमंद है? तो दोस्तों, इस लेख में हम लोग चर्चा करेंगे प्रवासन और विकास सूचकांकों के डेटा के आधार पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि कौन कितना फायदेमंद है। दोस्तों, दूसरा टॉपिक होगा चीन सोलोमन द्वीप सुरक्षा सहयोग समझौता। तो दोस्तों, हाल ही में लीक हुए दस्तावेज से पता चला है कि दक्षिण प्रशांत में सोलोमन द्वीप चीन के साथ एक समझौते पर पहुंच गया है, जो सुरक्षा सहयोग के अभूतपूर्व स्तर की रूपरेखा तैयार करता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि चीन सोलोमन द्वीप सुरक्षा सहयोग समझौते पर क्यों विवाद हो रहा है, साथ साथ इसमें दक्षिण प्रशांत में भू राजनीति के लिए इसका क्या अर्थ है, और इस तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों के लिए क्यों चिंता का विषय है। चीन क्या अपना यहाँ पर बेस बनाना चाहता है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा अंतर्राज्यीय सहयोग। तो दोस्तों, इस लेख में हम लोग बात करेंगे दिल्ली और पंजाब को एक साथ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आना होगा, और इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर यह है कि दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी की सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली और पंजाब में वायु गुणवत्ता के मुद्दे को हल करने का आदर्श अवसर है। तो किन मुद्दों पर अगर दोनों राज्य समन्वय स्थापित कर लेते हैं तो यह वायु प्रदूषण की समस्या को दूर करने में काफी आसानी होगी। तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव। तो जैसा कि वहां पर 2 चरणों में चुनाव होता है। पहले चरण का चुनाव 10 अप्रैल को हुआ, जिसमें किसी भी पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई है। इसको देखते हुए अब दूसरे चरण का मतदान 24 अप्रैल को होगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, और साथ साथ फ्रांस के संविधान की कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ भारत के साथ फ्रांस के संविधान के साथ में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, उनके बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अंतिम में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले विषय की ओर चलते हैं। पहला टॉपिक है, यह जो है पृष्ठ संख्या 7 पर द हिंदू के आया हुआ है, संपादकीय पृष्ठ पे। इसको सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप या शिक्षा के तहत सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर में हम जोड़ सकते हैं। इन हिंदी और इंग्लिश बेनिफिशियल एज द लिंक लैंग्वेज। तो दोस्तों, यहां पर बात की जा रही है क्या हिंदी या अंग्रेजी लिंक भाषा के रूप में फायदेमंद है। तो प्रवासन और विकास सूचकांकों के डेटा से ही पता चल रहा है कि अंग्रेजी के लिए हिंदी के बजाय लिंक भाषा होने का एक मजबूत मामला है या मजबूत पक्ष है। तो दोस्तों, जैसा कि इस आलेख में दिया गया है कि 35 राज्यों और केंद्र शासित में से 12 के निवासियों ने हिंदी को संचार के लिए अपनी पहली पसंद के रूप में बताया है, वो भी 2011 के आंकड़ों के आधार पर। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो भोजपुरी, राजस्थानी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी सहित 56 भाषाएं जो मातृभाषाएं हैं वह शामिल है, जबकि 43% जो भारतीय हैं वो हिंदी बोलते हैं, और केवल 26% हिंदी अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। तो अब इससे यही सवाल उठता है कि क्या हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की जरूरत है? जब राज्यों के नागरिक एक दूसरे से संवाद करते हैं तो उन्हें अंग्रेजी के विकल्प के रूप में हिंदी के साथ भारत की भाषा में ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसका विरोध भी हुआ। कर्नाटक के एक नेता ने कहा कि बेंगलुरु अंग्रेजी की वजह से भारत की आईटी राजधानी बना है। तो इस तरह से इसका विरोध हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें चार्ट 1, चार्ट 2 और मैप 3, मैप 4 और टेबल 5। तो इस तरह से इससे यही पता चलता है कि अंग्रेजी की महत्ता कितनी है। तो दोस्तों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा किस राज्य का है भारत में, तो निश्चित रूप से दक्षिण भारत केरल का नाम आएगा।
तो इसमें यही आंकड़ों में देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं केरल सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है। यहाँ यही कहने का मतलब है कि मानव विकास सूचकांक की तुलना से यही पता चल रहा है कि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अधिक है, यानी जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अधिक है उनका HDI स्कोर भी अधिक है। चार्ट 1 में आप यहां पर देख सकते हैं। जबकि हिंदी बोलने वालों की उच्च हिस्सेदारी वाले राज्यों में HDI स्कोर अपेक्षाकृत कम है। तो चार्ट 2 में आप यहां पर देख सकते हैं कैसे नीचे गिरता चला गया है। यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, तो इन सब क्षेत्रों में क्या है, हिंदी ज्यादा बोली जाती है। तो अब इससे यही लगा सकते हैं कि रोजगार के प्रमुख साधन के रूप में अंग्रेजी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों 2011 की जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से भी यही पता चलता है कि हिंदी राज्यों के लिए शुद्ध प्रवासन जहां कम से कम 50% आबादी द्वारा हिंदी बोली जाती है, नकारात्मक है। यानी जहां पर लोग वहां पर कोई मतलब नहीं आ रहे, वहां रोजगार के साधन कम है। जबकि गैर हिंदी राज्यों में शुद्ध प्रवासन सकारात्मक है। तो इस आंकड़े के आधार पर यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर यही महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि अंग्रेजी के स्तर के अनुसार औसतन अगर प्रति घंटा वेतन की बात की जाती है तो मेल फीमेल का यहां पर देख सकते हैं नो इंग्लिश, यानी जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है प्रति घंटा 10 रुपया पुरुषों में और 6 रुपया महिलाओं का वेतन है। वहीं जिनको फ्लुएंट इंग्लिश आती है, जो धड़ाधड़ इंग्लिश बोलते हैं, उनका 42 रुपया प्रति घंटा पुरुषों में है और 33 रुपया प्रति घंटा महिलाओं में है। जबकि जिनको थोड़ी सी कम इंग्लिश आती है उनका 23 रुपया प्रति घंटा है और 19 रुपया प्रति घंटा फीमेल का है। तो इन आंकड़ों से आप देख सकते हैं कि कितना आवश्यक हो जाता है इंग्लिश। तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी भाषा के कौशल से प्रतिफल को निर्धारित करना कई कारणों से दिलचस्प हो जाता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अंग्रेजी सीखने से प्राप्त होने वाला प्रतिफल की गहरी समझ से भारत में व्यक्तियों और नीति निर्माताओं को अंग्रेजी कौशल में निवेश करने के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। लेकिन निवेश करने के लिए राशि सक्रिय बहस का विषय है। तो भारत में तथा कई अन्य विकासशील देशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राथमिक स्कूली शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के पक्षधर में है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की गृह मंत्री ने कहा। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो यह तर्क देते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी की भूमिका को देखते हुए अंग्रेजी सीखने से आर्थिक समृद्धि आती है। इसलिए कई भारतीय अंग्रेजी में दक्षता हासिल करने के लिए स्कूलों और शिक्षकों पर अतिरिक्त पैसा खर्च करने को तैयार है। तो दोस्तों यह अध्ययन अंग्रेजी के मूल्य के अधिक सामान्य प्रश्न इस संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जबकि अंग्रेजी एक प्रचलित भाषा नहीं है, अंग्रेजी का प्रयोग अक्सर एक कामकाजी भाषा के रूप में किया जाता है और कई देशों में तो यहाँ तक कि पूर्व ब्रिटिश या अमेरिकी उपनिवेश नहीं है और अंग्रेजी कौशल में निवेश करते हैं। तो इस तरह से भारत में अंग्रेजी भाषा कौशल के बड़े और महत्वपूर्ण प्रतिफल हैं, लेकिन युवा श्रमिकों के लिए प्रतिफल काफी कम है जो श्रम बाजार में हाल ही में प्रवेश कर रहे हैं। तो हाल ही में प्रवेश करने वालों के लिए अंग्रेजी कौशल केवल अधिक शिक्षा के साथ जुड़े होना पर ही वेतन बढ़ाने में मदद करते हैं। जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की है, अंग्रेजी भाषा के कौशल अर्जित करने के बावजूद भी उनके वेतन में वृद्धि नहीं होगी। तो अंग्रेजी भाषा कौशल उपयोगी है, परंतु लाभ तभी प्राप्त होता है जब ये कौशल उच्च शिक्षा के साथ होते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कारण सेवा क्षेत्र में अविश्वसनीय प्रगति और बढ़ते मध्यम मार्ग के साधन कौशल तथा नौकरी प्रोफाइल की मांग पैदा हुई है। हालांकि एक डिप्लोमा या डिग्री रोजगार तो प्रदान कर सकता है, किंतु कामगार का कौशल ही इसके कारण वह अपनी उत्पादकता में वृद्धि और नए आर्थिक अवसरों के लाभ को प्राप्त करने की क्षमता विकसित करती है। तो इस संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा कौशल प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली शिक्षा नीति को बढ़ावा देना अनिवार्य हो जाता है। और इस अध्ययन में यही देखा जा रहा है कि अंग्रेजी कौशल में प्रतिफल के कुछ पैटर्न को उजागर किया जो भारत के लिए गैर दस्तावेजी था और जिन पर आगे शोध किया जा सकता है। वह है भाषा कौशल, शिक्षा संपूरकता और निचली जातियों के लिए कम प्रतिफल और ऐतिहासिक रूप से अधिक अंग्रेजी प्रचलन वाले स्थानों पर
कम प्रतिफल। तो इस पर जांच की जा सकती है। तो अतः हम यही कह सकते हैं संक्षेप में कि हिंदी भाषी राज्यों से अपेक्षाकृत अधिक लोग गैर हिंदी राज्यों में प्रवास करते हैं और एक क्षेत्र के एसडीआई और अंग्रेजी बोलने वालों के उच्च हिस्से के बीच एक मजबूत संबंध है। और इससे यही पता चलता है कि अंग्रेजी के लिए हिंदी के बजाय संपर्क भाषा होने का एक मजबूत मामला है, जो केंद्र सरकार के अनुमान के विपरीत है, क्योंकि केंद्र सरकार हिंदी को ज्यादा बढ़ावा देना चाह रही है। तो यहां पर दोस्तों समालोचनात्मक बात हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक कह सकते हैं सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाने वाली भाषा है। तो यही कारण है कि मांग उठती रहती है कि हिंदी भाषा को अनिवार्य किया जाए। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। यह पृष्ठ संख्या 8 पर आया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं मानचित्र में सोलोमन आइलैंड, इसकी राजधानी होनियारा है, ये ध्यान रखेंगे। और यह प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। यह कह सकते हैं कि ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, इधर न्यूजीलैंड है, यहां पर देख सकते हैं फिजी है, न्यू कैलिडोनिया प्रांत है, वनुवातु है, तुवालू है, किरिबाती है, नौरू है, पापुआ न्यू गिनिया है। तो यह कह सकते हैं कि यह पापुआ न्यू गिनिया, तुवालू और इसी के बीच स्थित है सोलोमन आइलैंड। तो दोस्तों यह जो है, यह कह भी सकते हैं यहां पर यह मेलानेशिया, देखिए ओशिनिया को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। तो सोलोमन आइलैंड में मेलानेशियन ज्यादा पाए जाते हैं। मेलानेशियन मतलब मेलानोडर्मिक जो होते हैं, जिनमें मेलानिन की मात्रा अधिक होती है। यहां पर अगर आप देखेंगे काले रंग के लोग यहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, तो यह मेलानोडर्मिक होते हैं। तो यह जो है अगर देखा जाए तो सामरिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण इस समय चर्चा का विषय है रेड स्टार ओवर सोलोमन आइलैंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चीन सोलोमन द्वीप सुरक्षा सहयोग समझौता लीक हो गया है। तो चीन सोलोमन द्वीप सुरक्षा सहयोग समझौते पर विवाद क्या है और भू राजनीति के लिए इसका क्या अर्थ है। तो हाल ही में लीक हुए एक दस्तावेज से यही पता चला है कि दक्षिण प्रशांत में सोलोमन द्वीप चीन के साथ समझौते पर पहुंच गया है, जो सुरक्षा सहयोग के अभूतपूर्व स्तर की रूपरेखा तैयार करता है। तो दोस्तों यह अपनी तरह का बीजिंग के लिए पहला सौदा है। होनियारा यानी वहां की राजधानी है। इस कदम की पुष्टि ने वाशिंगटन और कैनबरा की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि इन लोगों ने इस दक्षिणी प्रशांत द्वीपीय देश में बहुत व्यापक योजनाएं चला रहे हैं। और इस तरह से लीक हुए डॉक्यूमेंट से सोलोमन द्वीप अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक चीन से पुलिस, सशस्त्र पुलिस, सैन्य कर्मियों, अन्य कानून प्रवर्तन, सशस्त्र बलों, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करने के लिए सोलोमन द्वीप भेजने का अनुरोध कर सकता है। तो इस तरह से सोलोमन द्वीप पे चीन अपना बेस बना सकता है, जैसे कि जिबूती पर बनाया है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश। तो इस तरह से यहां पर बना करके यह प्रशांत महासागर में स्थित यानी प्रशांत महासागर पर अपनी सामरिक स्थिति को और यह मजबूत कर लेगा। तो यहां पर महत्वपूर्ण यही है कि सोलोमन द्वीप समूह की चीन से बढ़ती नजदीकियों का क्या कारण है। तो 2019 में जो वहां के सोलोमन के प्रधानमंत्री हैं मनसे सोगावरे के नेतृत्व वाली जो नई सरकार ने ताइवान को चीन के लिए बदल दिया, यानी वहां पर पहले ताइवान का व्यवस्था था। बीजिंग द्वारा जो वित्तीय सहायता सोलोमन द्वीप के की गई है वह $500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की है। ताइवान ने पिछले 2 दशकों में द्वीपों पर खर्च किए गए लगभग 5 गुना अधिक है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है, और दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है AUKUS समझौता, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच में है। तो इससे चीन को यही लग रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन पर अमेरिका जो है अपनी मजबूत स्थिति को यानी बढ़ाना चाह रहा है। तो ऐसे में चीन भी उसके प्रत्युत्तर में सोलोमन द्वीप पर अपना स्थायी निवास करना चाहता है, और सोलोमन वासियों को भी चीन की आवश्यकता है। जबकि सोलोमन द्वीप के जो विपक्ष के नेता हैं वह आरोप लगा रहे हैं कि चीन जो है सोलोमन द्वीप को घूस दे रहा है और अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सोलोमन द्वीप कह सकते हैं सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी काफी महत्ता थी, अमेरिका के लिए काफी मददगार सिद्ध हुआ था। 1993 में अगर हम बात करें तो 1993 तक यहां पर राजनीतिक दूतावास था अमेरिका का, और 29 वर्ष के बाद फिर से अपना दूतावास यहां खोलने जा रहा है अमेरिका, क्योंकि चीन का
यहाँ पर कह सकते हैं हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इस वजह से यह करने वाला है। इसी तरह से सुरक्षा समझौते पर ऑस्ट्रेलिया ने 2023 तक इसको बढ़ा दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मदद अगर सोलोमन द्वीप को कोई करता है तो वो ऑस्ट्रेलिया करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वह जो है और न्यूजीलैंड ने भी इसका विरोध किया है। तो सोलोमन द्वीप में चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो प्रशांत द्वीप दुनिया के उन कुछ क्षेत्रों में है जहां चीन की कूटनीतिक मान्यता के लिए ताइवान से यह प्रतिस्पर्धी है। चूंकि चीन ताइवान को पुनः एकीकरण की प्रतीक्षा में एक मतलब कह सकते हैं वह वेट कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसकी मान्यता का विरोध करता है। इसलिए जिस भी देश को चीन के साथ आधिकारिक रूप से संबंध स्थापित करने होंगे उसे ताइवान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने होंगे। तो सोलोमन द्वीप इस 6 प्रशांत द्वीपी राज्यों में से एक था जिसके ताइवान के साथ आधिकारिक द्विपक्षीय संबंध थे। तो इस तरह से 2019 के बाद सोलोमन द्वीप ने ताइवान से संबंध खत्म कर लिए। इसके अलावा अन्य जो कारण है जहां जिसकी वजह से चीन दिलचस्पी ले रहा है, यहाँ के जो बड़े समुद्री विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। छोटे द्वीपीय राज्यों का बड़े महासागरीय राज्यों के रूप में इसे देखा जाता है और खासकर सोलोमन द्वीप समूह विशेष रूप से मत्स्य पालन के साथ साथ लकड़ी, खनिज संसाधनों, बॉक्साइट इसके महत्वपूर्ण भंडार हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रणनीतिक रूप से चीन के लिए प्रशांत द्वीपों और ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों के बीच खुद को सम्मिलित करने के लिए स्थित है। और दोस्तों मैंने जैसा कि बताया AUKUS ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चीन यहां पर इंटरेस्ट ले रहा है। इस क्षेत्र में स्थापित भू राजनीतिक विन्यास के लिए इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के परिदृश्य में प्रशांत द्वीप विशेष समूह रूप से पश्चिमी शक्तियों विशेष रूप से यूएस, यूके, फ्रांस, क्षेत्रीय दिग्गजों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रभाव के क्षेत्र में था यह। तो ऑस्ट्रेलिया ने बढ़े हुए वित्त के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अपने वर्तमान सुरक्षा मिशन को 2023 तक के लिए बढ़ा दिया। अमेरिका भी 29 साल के बाद फिर से अपना दूतावास और न्यूजीलैंड ने तो चीन की आलोचना तक कर दी है। तो इस तरह से आने वाले वर्षों में प्रशांत द्वीप राज्यों के लिए क्षेत्रीय महान शक्ति प्रतिद्वंदिता और घरेलू अस्थिरता की तीव्रता, चूंकि घरेलू अस्थिरता है यानी वहां पर संघर्ष हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं इस सरकार के खिलाफ कि वह चीन के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया चूंकि सहायता कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया लगातार सहायता करता आया है, तो सोलोमन द्वीप पे ऐसी कोई अशांति नहीं थी। लेकिन जब से चीन का हस्तक्षेप हुआ है सोलोमन द्वीप पर अशांति फैल गई है। तो यही कारण है कि वहां के जो विपक्ष के नेता हैं वह चीन का विरोध कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर यानी घरेलू स्तर पर विरोध और महान शक्ति प्रतिद्वंदिता यानी अमेरिका, ब्रिटेन यानी AUKUS यह जो है सब विरोध कर रहे हैं। साथ साथ भारत भी, चूंकि हिंद प्रशांत में बड़े बदलावों का दौर है और इस तरह से हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देश जो है आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ की सुरक्षा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सोलोमन द्वीप कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। यह पृष्ठ संख्या 6 पर संपादकीय पृष्ठ पर है। इसको सामान्य अध्ययन के थर्ड यानी वायु प्रदूषण की जो समस्या है, तो ए विंडो फॉर इंटर स्टेट कोलैबोरेशन टू ब्रीथ इजी कि अंतरराज्यीय सहयोग या समन्वय के द्वारा, क्योंकि यहां पर पंजाब और दिल्ली दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां पर वायु की गुणवत्ता के मुद्दे को हल करने का एक आदर्श अवसर है। तो पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा आप लोगों ने कि दिल्ली पूरा गैस चैम्बर हो जाता है। दिल्ली पंजाब सरकारों को वायु प्रदूषण के मुद्दों पर तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खासकर जाड़े के समय में वहां वायु प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पूरा धुंध धुंध सा हो जाता है। ऐसे में एनसीआर रीजन इवन पंजाब तक की सरकारों को आलोचना का शिकार होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब खेती होती है, फसल के अवशेष होते हैं, उनको यह राज्य जला देते हैं, इसी को पराली जलाना कहा जाता है, जिसकी वजह से पूरा धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है और पूरा दिल्ली एनसीआर रीजन पूरा वायु प्रदूषण की समस्या से जूझता है। तो अब दिल्ली और पंजाब दोनों पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दोनों राज्यों को कह सकते हैं समन्वय स्थापित कर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। क्योंकि पंजाब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहचाने गए देश के 132 सबसे प्रदूषित शहरों में सोचिए 9 का घर पंजाब में ही है, यानी 9 शहर पंजाब में हैं। और 2019 में दिल्ली और पंजाब
दोनों एक साथ वायु प्रदूषण के बिगड़ने के कारण 18,000 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। तो अब ऐसे में दोनों राज्यों के लिए अवसर है, दोनों राज्य नागरिक कल्याण और श्रम उत्पादकता में सुधार सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोनों राज्य कैसे सहयोग कर सकते हैं? तो सबसे पहला है कि दोनों राज्यों के प्रभारी को आपस में बातचीत करनी होगी। यानी दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली जलाने के योगदान पर अपनी असहमति को दरकिनार करते हुए राज्यों को इस क्षेत्र को प्रदूषित करने वाले स्रोतों के बारे में एक आम समझ हासिल करनी चाहिए और ऐसे समाधान निकालें कि दोनों सरकारों के लिए वह उत्तरदायी हो। दूसरा है ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक मंच तैयार करें। यानी दोनों राज्यों में विकासात्मक चुनौतियों के संभावित समाधानों पर परस्पर अध्ययन की दुविधा के लिए एक सामान्य ज्ञान केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार के लिए दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही किए गए कई उपायों को देखते हुए इस तरह के केंद्र से पंजाब को विशेष रूप से लाभ होगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो दिल्ली में 40 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है, जबकि दूसरी अगर हम पंजाब की बात करें तो मात्र 8 निगरानी केंद्र हैं। जबकि हमने ऊपर बताया कि 132 शहरों में 9 शहर पंजाब के ही हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वायु गुणवत्ता के स्तर की जानकारी और स्रोत मूल्यांकन अध्ययन प्रदूषण शमन के लिए दीर्घकालिक रणनीति विकसित करने में यह दोनों राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तीसरा है सिद्ध समाधानों को निष्पादित करने के लिए दोनों राज्य एक दूसरे का सहयोग करें। यानी दोनों राज्य ऐसे समाधान तैयार कर सकते हैं जो वायु गुणवत्ता में सुधार कर सके। यानी कह सकते हैं कि वे इन समाधानों को संचालित करने और उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्य द्वारा संचालित संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स को संयुक्त रूप से संस्थागत रूप दे सकते हैं और यह प्रस्तावित समाधान की व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित करेगा, जो अतीत में ऐसा नहीं रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पूसा बायो डिकम्पोजर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित, जिसे दिल्ली सरकार द्वारा पराली जलाने के समाधान के रूप में जाना जाता है, को किसानों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। इसके अलावा डिकम्पोजर धान की शुरुआती परिपक्व किस्मों के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि डिकम्पोजर के साथ भी उसका जो ठूंठ होता है उसको सड़ने में 25 से 30 दिन लगेंगे। तो इसलिए पंजाब के संगरूर जैसे जहां पर सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है जिलों में इसका बहुत कम उपयोग होता है, जहां देर से पकने वाली धान की किस्में प्रमुख हैं। तो इस तरह से यह किया जा सकता है। और इस तरह चौथा है विविध फसलों के उत्पादों के लिए एक बाजार बनाना। तो दोस्तों, पंजाब में पराली जलाने की निरंतरता और दिल्ली में जहरीले सर्दियों के प्रदूषण में इसका योगदान से इंकार नहीं किया जा सकता। तो फसल विविधीकरण के माध्यम से धान गेहूं चक्र से दूर जाना पराली जलाने का एक निश्चित समाधान है, लेकिन गेहूं और धान के अलावा अन्य कृषि उत्पादों के लिए एक सुनिश्चित बाजार की कमी ने एक निवारक के रूप में काम किया है। तो सालों से आप सरकार ने दिल्ली में आम आदमी रसोई शुरू करने के विचार किया, लेकिन उस पर अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ ठीक से। तो यह जो है सामुदायिक रसोई संभावित रूप से दिए जाने वाले भोजन में गेहूं और धान के अलावा अन्य फसलों को शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से विविधता लाएंगे तो इस तरह से प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से दोनों राज्य सरकारों को अलग अलग अंतर्राज्यीय मंचों में भारत गंगा के मैदानों में अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्यीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर देना चाहिए। तो निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि आप यानी आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली और पंजाब में वायु गुणवत्ता की सुधार की दिशा में राजनीतिक नेतृत्व दिखाने का यह अवसर है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर दिया गया है सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर, अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। तो यह फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव। दोस्तों, 10 अप्रैल को फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें किसी को भी बहुमत नहीं हासिल हुआ। ऐसे में अब दूसरे चरण का मतदान होगा, जो कि 24 अप्रैल को होगा। तो फ्रांस में दशकों में अपने सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में एक का सामना वह कर रहा है। तो दोस्तों, 10 अप्रैल को चुनाव में वहां के जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, उन्हें 27.85% समर्थन मिला, जबकि प्रतिद्वंदी सुश्री ली पेन के मामले में यह आंकड़ा 23.15% है। यानी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। तो फ्रांस में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव भारत की तुलना में काफी विपरीत हैं। यहां की चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है। दूसरे देशों में रहने वाले फ्रांस के नागरिक भी इसमें हिस्सा लेते हैं। जैसे अपने भारत में भी रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक करीब 4,500 से अधिक वोट भारत में रहने वाले लोगों ने दिया, और इसके लिए भारत में
कराईकल और चेन्नई में बनाया गया है मतदान केंद्र, जिसमें जो है केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में रहने वाले फ्रांस के नागरिक, चूंकि पुदुचेरी फ्रांसीसी कॉलोनी हुआ करती थी 1954 में, वह यहाँ से गई, तो इस तरह से वहाँ के जो फ्रांस के नागरिक हैं जो यहाँ रह रहे हैं उनको मतदान देने का अधिकार है। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर चुनाव कैसे होता है, तो फ्रांसीसी कानून यही कहता है कि अगर कोई नेता राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उस उम्मीदवार को देश के 500 महापौरों के हस्ताक्षर लेने होंगे, और हस्ताक्षर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उन्हें प्रमाणित करके अपनी मंजूरी देता है। तो यह पहला कदम होता है जिस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को पूरा करना होता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और आमतौर पर पूरा चुनाव 2 चरणों में। हालांकि मतदान प्रतिशत इसमें अहम भूमिका निभाता है। यदि किसी उम्मीदवार को पहले चरण में चुनाव के 50% वोट नहीं मिलते हैं तो दूसरे चरण का मतदान होता है, जैसा वर्तमान में हो रहा है। तो यहाँ पर पुरानी रीति के माध्यम से ही चुनाव होता है। लोग मतदान केंद्रों पर जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से कागजी मतपत्रों पर अपना वोट डालते हैं, जिनकी गिनती हाथों से की जाती है। और फ्रांस अपने महावाणिज्य दूतावास की मतदाता सूची में पंजीकृत अपने नागरिकों को उस देश में मतदान करने का अधिकार देता है जहां वे रहते हैं। तो हाल ही में जो 10 अप्रैल का चुनाव हुआ उसमें भारत में 2 मतदान केंद्र, यानी कराईकल आपने सुना होगा, यहां पर पुदुचेरी का 2 तो तमिलनाडु में है, एक माहे में है, यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से माहे यानम जो है आंध्र प्रदेश में है और कराईकल पुदुचेरी दोनों तमिलनाडु में है। तो कराईकल में और चेन्नई में 2 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। अब फ्रांस के संविधान की विशेषताएं क्या हैं और भारत से कैसे यह भिन्न है, तो फ्रांस में लिखित संविधान, जबकि भारत में लिखित और अलिखित दोनों है, यहाँ पर कठोर संविधान लिखा गया है। तो यानी पर भारत में नम्य और अनम्य दोनों है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है तो भारत भी एक लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत और अमेरिका की तरह यहाँ फ्रांस में भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। इसी तरह से भारत में भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत सर्वधर्म समभाव की तरह लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, शक्तिशाली कार्यपालिका है यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका, यानी राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि यहाँ का राष्ट्रपति शक्तिशाली कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कुछ ही मामलों में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है, लेकिन हमारे यहाँ का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है। हमारे यहाँ का राष्ट्रपति यानी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कोई कार्य करता है। तो वर्तमान फ्रांसीसी संविधान की एक उल्लेखनीय विशेषता यही है कि संसदनात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का यहाँ पर अद्भुत समन्वय है। एक ओर तो राष्ट्रपति को प्रशासन का केंद्र बनाया गया है और उसे असाधारण शक्ति प्रदान की गई है, उसे संसद के द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है। जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है अनुच्छेद 61 के आधार पर, अगर हम बात करें। और दूसरी ओर अगर फ्रांस में बात करें, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है जो राष्ट्रीय सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि राष्ट्रीय सभा के द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। और शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत को अपनाते हुए कार्यपालिका और विधानमंडल को पृथक करने का प्रयास किया गया है, परंतु इस सिद्धांत को पूर्ण रूप नहीं अपनाया गया है, क्योंकि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिमंडल के सदस्य संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं। तो इस तरह से शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत को पूर्ण रूप से अपनाना अव्यवहारिक होने के कारण ही ऐसा किया गया है। तो फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों को किसी अध्याय विशेष में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, परंतु संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह संविधान फ्रांस की जनता के उन अधिकारों पर पूरी निष्ठा रखता है जिनकी घोषणा 1789 में की गई थी, मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में की गई थी। तो संविधान में स्पष्ट रूप से यह घोषित कर दिया गया है कि यह संविधान सन 1946 के संविधान में दिए गए जनता के सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। जैसे हमारे देश में मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, तो इस तरह से संवैधानिक परिषद की व्यवस्था है। यानी इस संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें संवैधानिक परिषद की स्थापना की गई है और यह परिषद जनमत गणना तथा निर्वाचन का निरीक्षण करती है और विभिन्न प्रकार के
कानूनों की संवैधानिकता का भी निर्णय करती है। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अमेरिका और भारत की भांति यहाँ न्यायपालिका द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है। संकट काल की घोषणा से पूर्व भी राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद से राय लेता है। और दोस्तों, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह फ्रांसीसी संविधान की विशेषताएं हैं। बहुत सारे मामलों में भारत के साथ समानताएं हैं तो कहीं कहीं असमानताएं भी हैं। और इस तरह से देखा जाए तो गणतंत्र शब्द हमने फ्रांस से ही लिया है, समानता की बात की जाए तो फ्रांस से ही लिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। तो फ्रांसीसी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए तथा भारतीय संविधान एवं इसके बीच की समानता और भिन्नता पर चर्चा कीजिए। तो फ्रांस का वर्तमान संविधान की रचना 1958 में हुई थी। इसे जनरल दी गाल के नेतृत्व एवं निर्देशन में निर्मित किया गया था। इसे चतुर्थ गणतंत्र के यानी सन 1946 के संविधान के स्थान पर लागू किया गया था। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो अभी हमने ऊपर बताई, और साथ साथ भारत के इससे बीच जो समानता और भिन्नता पर चर्चा करेंगे भारतीय संविधान से। और निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि फ्रांस एवं भारतीय संविधान के बीच की समानता और भिन्नताएं दोनों हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या भारत में अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो प्रवासन और विकास सूचकांकों के डेटा से यही पता चलता है कि अंग्रेजी के लिए हिंदी के बजाय लिंग भाषा होने का एक मजबूत पक्ष है। हालांकि कुछ दुविधाएं भी हैं, तो इन बातों को आपको थोड़ा सा यानी कि पक्ष विपक्ष दोनों की चर्चा करते हुए अंत में संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।